हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां होती हैं। तो जो हमारा भारतीय संगीत है इसमें कुल मिलाकर के 22 श्रुतियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। जो पंडित रविशंकर थे एक कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे पंडित रविशंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराना से हैं। तो जो पंडित कृष्ण राव शंकर है ये ग्वालियर घराना से आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। रूपक ताल में विभागों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है आप लोग को, रूपक ताल जो है इसमें विभागों की जो संख्या है वो 3 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं। जो संपूर्ण जाति है इसमें 7 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन कौन से 7 स्वर लगते हैं ये सब आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें कि डिटेल से आपको बताए थे कौन कौन से 7 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य जो है, भांगड़ा डांस जो है किस राज्य का डांस है। ऑलरेडी पहले से आपको इसका आंसर पता ही होगा कि भांगड़ा जो डांस ये पंजाब का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था। तो जो स्वर लिपि पद्धति है इसको पंडित भातखंडे के द्वारा प्रचलित किया गया था। यहाँ पर होगा भातखंडे के द्वारा प्रचलित किया गया था स्वर लिपि पद्धति को। अगला क्वेश्चन है, राग देश का गायन समय क्या है। तो जो राग देश है इसका गायन समय है रात्रि का दूसरा पहर। रात्रि का दूसरा पहर राग देश का गाने का समय है। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था। तो जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे है इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 को। 10 अगस्त 1860 को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती हैं। तो 1 ग्राम में जो है 7 मूर्छनाएं होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प म ग म ग सा, प म ग म ग सा किस राग की पहचान है। जब ये पढ़ते हैं तो इससे हमें किस राग की पहचान करते हैं, तो ये कौन सा राग है, तो राग विहाग का इससे परिचय हमें मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक का नाम क्या है। तो जो संगीत पारिजात है इसके लेखक है पंडित अहोबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिव किस ठाट की पहचान है। तो जो त्रिव है ये कल्याण ठाट की पहचान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के लेखक के नाम क्या है। संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंडित सारंग देव जो है ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे म्यूजिक के गेस्ट क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस नोट्स को ले चुके हैं। जो भी बच्चे पहले से इस नोट्स को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा अगले क्वेश्चन से। जो भी अभी तक इसका नोट्स नहीं लिए, जो भी बच्चे क्लास 12th में सब्जेक्ट उनका म्यूजिक है, चाहे वो किसी बोर्ड से हैं, खास रूप से अगर बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के हैं और इसका नोट्स ले लिए तो आप लोग जरूर इस पीडीएफ को, इस नोट्स को ले लीजिएगा। कैसे ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो देख लीजिए। इसमें मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप प्रश्न, यानी कि आपके म्यूजिक में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में वो सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। यानी कि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में प्रश्न की जो संख्या है वो 400 से भी अधिक है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसके बाहर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। सेकंड पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप प्रश्न को। इसकी जो संख्या वो 100 से भी अधिक है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसके बाहर से भी आप लोग के एग्जाम में एक भी लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। और पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, वो सारा का सारा आप लोगों को एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। तीसरे पीडीएफ में ये 3 पीडीएफ आपको मिलेगा और अगर इसको अच्छे से आप लोग कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। इसका प्राइस है केवल और केवल 30 रुपए। इसको पे कैसे करना है और लेना कैसे तो देख लीजिए। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। पे आप लोगों को केवल और केवल 30 रुपए करना है और पे जैसे ही कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट पे भेज देना है। और जैसे आप स्क्रीनशॉट को भेजिएगा इस नंबर से व्हाट्सएप पर तो आपको बस एक मैसेज कर देना छोटा सा म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें
जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए और आपका बोर्ड बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड है तो आप लोग जरूर इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। समझ गए? चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर लिपि पद्धति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो स्वर लिपि पद्धति का जो जनक है ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से हैं या फिर कौन से घराने से हैं? तो उस्ताद फैयाज खां जो है ये किराना घराने से आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार कितने मात्रा का ताल है? धमार जो है ये कितने मात्रा का ताल है? तो धमार याद रखना आपको 14 मात्राओं का ताल होता है। अगला क्वेश्चन है, विलंबित तीन ताल किस ताल को कहते हैं? विलंबित तीन ताल जो है किस ताल को कहते हैं? तो तिलवाड़ा ताल को कहते हैं विलंबित तीन ताल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? तो बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे पंडित पन्नालाल घोष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन शैली में कौन सा ताल बजता है? तो जो ध्रुपद गायन शैली है इसमें आपको याद रखना है 4 ताल बजता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में होता है। तो संगीत में क्या क्या होता है? तो याद रखना है संगीत के 3 अंग होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है संगीत के कितने अंग होते हैं, और कल ही आपको बताए थे कि संगीत में कौन कौन से 3 अंग होते हैं। तो गायन और वादन और नृत्य, गायन वादन और नृत्य जो है ये संगीत के 3 अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? तो एक सप्तक जो होता है इसमें 22 श्रुतियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना है आप लोगों को 21 अगस्त 1931 को पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग आसावरी किस ठाट में आता है? राग आसावरी जो है ये किस ठाट में आता है? तो आसावरी ठाट में राग आसावरी जो है ये आता है। राग आसावरी से आपको क्या याद रखना है? राग आसावरी ही। राग आसावरी जो है ये किस ठाट में आता है? तो आसावरी ठाट के अंदर ही आता है राग आसावरी ठाट। अगला क्वेश्चन है, राग बागेश्वरी जो है इसको कब गाया जाता है? राग बागेश्वरी के गाने का समय क्या है गाने और बजाने का? तो रात्रि के समय में राग बागेश्वरी जो है इसके गाने और बजाने का समय है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किस राग के आरोह में ऋषभ नहीं लगता है? ऋषभ जो है, क्वेश्चन को समझिएगा, ऋषभ किस राग के आरोह में नहीं लगता है? तो 4 राग दिया हुआ है, इसमें से हो जाएगा बिहाग राग। बिहाग राग का जो ऋषभ है इसमें आरोह नहीं लगता है, इसके आरोह में ऋषभ नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राग बिहाग। अगला क्वेश्चन है, यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा होता है? तो जो यमन राग है इसके गाने का जो उचित समय है वो रात्रि का प्रथम पहर है। रात्रि के पहले पहर में यमन राग को गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यमन राग में त्रिव का प्रयोग होता है। तो यमन राग में किस त्रिव का प्रयोग होता है? तो जो मौ जो है त्रिव इसका प्रयोग किया जाता है राग यमन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलैया बिलावल किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो जो अलैया बिलावल है ये बिलावल ठाट से ही उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलैया बिलावल का उचित समय क्या है? यानी कि अलैया बिलावल जो है इसके गाने का उचित समय क्या है? तो जैसे कि अलैया बिलावल है इसका गाने का उचित समय दिन का प्रथम पहर है या फिर दोपहर शाम या रात्रि का समय। तो दिन का जो प्रथम पहर है, दिन का जो पहला पहर है, ये राग अलैया बिलावल का गाने का उचित समय है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहाग का उचित समय क्या है? यानी कि राग बिहाग जो है अब इसको गाने का उचित समय क्या है? तो रात्रि का जो प्रथम पहर होता है, रात्रि का जो पहला पहर होता है वो होता है राग बिहाग के गाने का उचित समय। ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमीर राग किस ठाट से उत्पन्न है? तो हमीर राग जो है ये कल्याण ठाट से उत्पन्न है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असावरी राग का उचित समय क्या होता है? तो असावरी राग के गाने का जो उचित समय है वो दिन का दूसरा पहर होता है। अगला क्वेश्चन है, असावरी राग के वादी संवादी स्वर हैं। तो असावरी राग जो है इसका वादी और संवादी स्वर क्या होता है? तो ध एवं ग जो है ये असावरी राग के गाने का उचित समय होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कामोद राग के वादी और संवादी स्वर हैं। तो कामोद राग के वादी और संवादी स्वर क्या होते हैं? तो प एवं सा जो है ये कामोद राग के वादी और संवादी स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और आपको जो ऊपर नोट्स बताएं, पीडीएफ बताएं, अभी तक जो भी बच्चे उस पीडीएफ को नहीं लिए उसको जरूर ले लीजिए।